विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं और उन तरंगों में कौन कौन सी और किरणें शामिल होती हैं। ठीक है, हम जिस प्रकाश के कारण देख पाते हैं जो सूर्य से हम तक आता है, वो प्रकाश भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इस देखने वाले प्रकाश का नाम होता है दृश्य प्रकाश। सूर्य से आने वाली वे किरणें जिनके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वो होती हैं दृश्य प्रकाश। ठीक है, और इसके अलावा भी कई प्रकाश किरणें हम तक पहुंचती हैं। इनमें से कुछ हमारी शरीर के लिए, कोशिकाओं के लिए हानिकारक भी होती हैं। कुछ किरणें ओजोन परत के द्वारा रोक ली जाती हैं। आप समझ गए होंगे हम जिनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कई किरणें होती हैं जो सूर्य से हम तक आती हैं। उन सब किरणों का एक परिवार बनाया गया और उस परिवार में जितने मेंबर थे उन सबको नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो ये 7 प्रकार की प्रकाश किरणें हम तक आती हैं, 7 प्रकार की। और ये 7 प्रकार की प्रकाश किरणों में वो 7 रंग शामिल नहीं जो आप याद करे हो कि बैजानी, हल्की, लाल वाली, वो अलग है, वो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आती है। लेकिन और भी 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो सूर्य से हम तक आती हैं और इन 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम एक साथ एक चार्ट में बना के उसका अध्ययन करते हैं और उसको हम नाम देते हैं, उस फैमिली को हम नाम देते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जिन जिन टॉपिक्स का हमें अध्ययन करना है उनको हम एक चार्ट में बना लेते हैं। आप भी ये सब लोग चार्ट बना लो पहले, फिर हम एक भाग का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तरंग का नाम, उसके बाद आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, इन तरंगों का स्रोत क्या है, इन तरंगों का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार का मतलब होता है सबसे पहले इनके बारे में किसने सबसे पहले अध्ययन किया था, आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम। और आखिरी में उपयोग। कितने बिंदु हमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत पढ़ना है। ये परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं कि इस की तरंग खाली स्थान होती है, या इस तरंग के लिए किसने इसका आविष्कार किया था, या कैंसर के उपचार में किन तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस चार्ट को बना लें, फिर आपको एक एक करके हम इसके बारे में बताएंगे। ये इस प्रकार से हम इसको चार्ट बना के इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें लिखना है वो तरंग का नाम, उसके बाद तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, अपनी सामान्य भाषा में कहें तो ये एक तरंग है और ये दूसरी तरंग है। ये तरंग का एक राउंड यहां जाके पूरा होता है और ये तरंग का एक राउंड यहीं पूरा हो जाता है। एक राउंड मतलब एक उभार और एक गहराव। उभार को हम बोलते हैं शृंग और जो गड्ढा हो उसको बोलते हैं गर्त। तो एक शृंग और एक गर्त को मिला के एक राउंड पूरा होता है। इस तरंग का एक राउंड यहां पूरा हुआ, ये एक शृंग एक गर्त, इसका एक राउंड यहीं पूरा हो गया, तो हम बोलते हैं इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और इसका तरंग दैर्ध्य कम है। तरंग दैर्ध्य का अपन सामान्य भाषा में कहें तो अपना एक कदम कहां पड़ता है, यहाँ पे हमने एक कदम रखा, एक कदम यहाँ रखा, एक कदम यहाँ रखा, 4 कदमों में हम कमरे को पार कर गए। ठीक है, एक छोटा बच्चा आता है, उसे कमरे को पार करने में ज्यादा कदम लगेगी, ज्यादा स्टेप उसको रखना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे तरंग दैर्ध्य उस छोटे बच्चे की कम है।
जो तरंग बड़े बड़े कदमों से निकल जाती है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। जो तरंग इस प्रकार कदम रखते हुए आगे बढ़ती है छोटे 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 स्टेप्स में, उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा तरंग दैर्घ्य। इसके बाद स्रोत, देखो इन सभी किरणों का स्रोत है सूर्य। ये सभी हमें कहां से मिलती हैं? सूर्य से मिलती है। लेकिन हम चाहें तो इनको प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं। कहां से प्राप्त कर सकते हैं? वो है स्रोत। गामा किरणें कहां से मिलेंगी, एक्स किरणें कैसे मिलेंगी, पराबैंगनी किरणें, ये सबके स्रोत है। इसके बाद किसने इनको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया? आविष्कार किसी वस्तु का किया जाता है, ये कोई वस्तु नहीं है किसका आविष्कार कर लिया। वो तो सूर्य से हमेशा अपने पास आ रही थी, आदि काल से हम तक ये किरणें आ रही थी। लेकिन प्रयोगशाला पे पहले किसने बनाया, वो इन वैज्ञानिक का नाम है। और इनका यूज कहाँ होता है, वो ये। तो सूर्य से हम तक 7 प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। वो 7 तरंगों के नाम ये हैं। ये उनका तरंग दैर्घ्य है कि वो तरंगें बड़ी बड़ी होती हैं या छोटी छोटी होती हैं। उसके बाद प्रयोगशाला में कैसे मिल सकती हैं, किसने प्रयोगशाला में पहले बनाया और इनका उपयोग कहाँ करते हैं। अब एक एक करके आप इसको समझो। सबसे पहली जो किरण होती है वो है गामा किरण, ठीक है। इनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम। नैनोमीटर बहुत छोटा मात्रक है, 10⁻⁹ इसका वो होता है नैनोमीटर का अनुलग्न। तो बहुत छोटी तरंग दैर्घ्य होती है इसकी, मतलब ये तो बहुत बड़ी बना दी हमने। और भी छोटी तरंग गामा तरंग, जैसे एक सुई की नोक होती है ना, उतनी छोटी तरंग होती है, और भी छोटी उससे भी ज्यादा, हम उसको देख नहीं पाते, ठीक है। तो पहली तरंग होती है गामा किरणें, जो चूंकि बहुत ज्यादा छोटी होती है इसलिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी होती है गामा किरणें, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य कितना हो गया, 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम। अब इन किरणों को हम प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं? तो जब भी किसी नाभिक को तोड़ा जाता है, उसका विखंडन किया जाता है, तो उस नाभिक से ये किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये अपन नाभिकीय केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि गामा किरणें कैसे निकलती हैं। किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक को आप तोड़ेंगे, उसमें से ये गामा किरणें उत्सर्जित होंगी। तो उसका स्रोत क्या हो गया, वहां से तो आ रही है सूर्य से, हमें प्रयोगशाला में चाहिए गामा किरणें, कोई एक्सपेरिमेंट करना है। तो किसी भी नाभिक को आप तोड़ेंगे, रेडियो एक्टिव नाभिक को, उसमें से ये किरणें निकलेंगी। सबसे पहले किसने इसको देखा था? हेनरी बेकरल नाम के वैज्ञानिक ने। ये एक रेडियो एक्टिव खोज करता थे, रेडियो एक्टिव नाभिक पर ये प्रयोग करते थे। सबसे पहले उन्होंने इसका नाम गामा किरणें रखा था। और इनका उपयोग कहाँ करते हैं? इनका उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। बायोलॉजी वाले जानते हैं कैंसर का मतलब क्या होता है। कैंसर एक बहुत हानिकारक घातक बीमारी है जो किसी भी अंग में कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के द्वारा होती है। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि मतलब कोई भी एक अंग की कोशिकाएं बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है ना, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब उन कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए हमें एक बहुत ही तेज किरण चाहिए जो जाके सीधा उसी उसी अंग पर अटैक करे और उन कोशिकाओं को, कैंसर वाली कोशिकाओं को नष्ट कर सके। यदि हम इतना बड़ा कुछ लाएंगे तो वो पूरे अंग पे अटैक करेगा, ठीक है। हमें मान लो अपने इस हाथ की इस एक उंगली कि एक छोटे से पॉइंट में से वो करना है, अटैक करना है। तो आप इतना बड़ा पत्थर लाओगे तो पत्थर तो पूरे हाथ पे टकराएगा। हम क्या चाहते हैं, केवल एक पॉइंट पे अटैक करना। तो आपको सुई से अटैक करना पड़ेगा। सुई से मतलब जो छोटी तरंग होती है वही जाके उस पॉइंट पे अटैक कर पाएगी। तरंगें छोटी कौन सी होती है, गामा किरणें, ठीक है। क्योंकि तरंग कितना होता है इनका, बहुत कम, 10⁻³ से भी कम। कहां से बनती है, नाभिकीय क्षय से। किसने बनाया था, हेनरी बेकरल ने। उपयोग क्या है, जहां भी अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है उनको नष्ट करने के लिए, कैंसर के उपचार करने के लिए। जब भी हम कीमोथेरेपी करते हैं तो कीमोथेरेपी के द्वारा गामा किरणों को उस अंग पर अटैक करवाते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा कैंसर का उपचार होता है। ये पहला क्लियर हो गया होगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जो तरंगे हम तक आती हैं
उनमें पहली किरणें कौन सी होती हैं? गामा किरणें, जिनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें कौन सी हैं? गामा किरणें। कितना होता है? 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम। कैसे? प्रयोगशाला में कैसे बनती हैं? किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक के क्षय से वो किरणें निकलती हैं, ठीक है। उसकी प्रक्रिया हमें स्टडी नहीं करना, बहुत लंबी प्रक्रिया है उसकी, हमें केवल याद रखना है रेडियो एक्टिव नाभिक के क्षय से ये किरणें बनती हैं। किसने बनाया था? हेनरी बेकरल ने, और उपयोग किया है कैंसर का इलाज करने में, ठीक। दूसरी किरणें कौन सी होती हैं? दूसरी किरणें होती हैं एक्स किरणें, जो 10⁻³ नैनोमीटर से 1, इन दोनों के बीच में इसका तरंग दैर्ध्य होता है। 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, ये इनका तरंग दैर्ध्य होता है, मतलब इनसे थोड़ा सा ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। गामा किरणों से ज्यादा तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों, ये बढ़ते क्रम में लिखी है सभी ये। अब ये प्रयोगशाला में कैसे बनती है? तो प्रयोगशाला में देखो, जब भी हम कोई भारी धातु लेते हैं, भारी धातु का मतलब वजनदार धातु नहीं होता, भारी मतलब जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा हो, जैसे टंगस्टन, W इसका प्रतीक है। आप आवर्त सारणी में देखना, इसका बहुत आगे जाके इसका नंबर आता है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। आवर्त सारणी में लास्ट में आने का मतलब क्या है? इसका परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा है, परमाणु द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्यादा है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये। अब हम इन पर इलेक्ट्रॉनों की ही बौछार कर देते हैं। टंगस्टन पर हमने, भारी धातु पर हमने इलेक्ट्रॉन की बौछार की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की हम बौछार करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रुक जाते हैं और इस धातु के इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे एक कंची रखी है, उस पर एक और कंची फेंक के मारी जाए, तो जो कंची हमने फेंक के मारी है वो रुक जाती है, और जो वहां पर रखी थी वो आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन भेजे, तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन आए वो यहाँ पे रुक गए और इसके इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन किरणों को क्या नाम दिया जाए? सबसे पहले ये प्रयोग किया था रोंटगन नाम के वैज्ञानिक। भारी धातुओं पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की रोंटगन ने, तो उसमें से उस धातु के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उन्होंने कहा हम इसे क्या नाम दें। तो उस समय उन्हें कोई नाम नहीं सूझा, तो जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, जब पता नहीं हो तो क्या करते हैं, माना पुत्र की आयु x है, ऐसे मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई x है, जो भी है पता नहीं होता उसको हम x मान लेते हैं। बचपन से आप यही करते हैं, रोंटगन ने भी यही किया। रोंटगन ने भारी धातु पे इलेक्ट्रॉनों की बौछार की, तो उसके जो बाहर से आए थे वो रुक गए और ये इलेक्ट्रॉन निकल के आगे चले गए। तो उन्होंने कहा ये कौन सी किरणें निकल रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारी मालूम कौन सी है, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया, माना इन किरणों का नाम एक्स है। तो आज तक उसका एक्स ही नाम चल रहा है, ठीक है। तो वो किरणों का नाम क्या हो गया? एक्स किरणें। ये इसके नाम के पीछे छोटी सी एक बात है कि उनको कोई नाम नहीं सूझा, तो मैथ्स के स्टूडेंट थे और मैथ्स वाले हमेशा एक्स को ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ भी हो तो एक्स मान लेते हैं, तो उन्होंने भी किरणों को एक्स मान लिया। तो आज तक उनका वही नाम चल रहा कि ये कौन सी किरणें हो गई? एक्स किरणें, ठीक है। तो एक्स किरणें, इनका तरंग दैर्ध्य गामा किरणों से ज्यादा होता है। इतना होता है। कैसे बनती है? भारी धातुओं से। भारी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, उन धातुओं से। किसने बनाया था? रोंटगन ने। इसका यूज क्या है? तो आपने देखा होगा, जब भी किसी के हाथ पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो हम बोलते हैं इसका एक्सरे करवा लो। एक्सरे, रे मतलब होता है किरण। तो एक्स किरणों के द्वारा हम ये पता करते हैं कि हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ। कैसे करते हैं पता? मान लो यहां से एक्स किरणें आ रही हैं, ठीक है, ये हमने बीच में एक वस्तु को रखा, तो ये एक्स किरणें यहाँ पे आके रुक जाएंगी और पीछे बोर्ड पे क्या बनेगा? हमारे हाथ की परछाई। ऐसा होता कि नहीं होता? यहां से एक्स किरणें आ रही हैं, ये अपना हाथ बीच में आ गया
तो पीछे बोर्ड पे क्या बनेगा, इस हाथ की जगह पे एक काला काला दिखेगा, हम बोलेंगे हाथ की छाया है। अब यदि हमारे इस हाथ के बीच में एक छेद होता, होल होता, तो क्या दिखता, यहाँ पे आपको हाथ की परछाई दिखती ऐसे, ये हाथ की परछाई दिखती, और यदि हमारे हाथ में एक होल होता तो वो होल आपको यहाँ बीचों बीच ऐसे प्रकाश की चमक के रूप में दिखता, नहीं दिखता। जैसे मान लो एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश नहीं जा पा रहा तो इसके पीछे परछाई पड़ जाती है, हमने ये खोल लिया बीच में से तो यहाँ से प्रकाश निकल जाएगा, तो इतने हाथ की परछाई बनेगी और यहाँ प्रकाश की चमक दिखेगी। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई हड्डी है, तो एक्स किरणें हड्डी को पार नहीं कर पाती, हड्डी पे आके एक्स किरणें रुक जाती है, उसके पीछे हड्डी की परछाई बनती है। यदि ये हड्डी यहाँ से क्रैक होगी, देखो ये कोई हड्डी है, यहां से एक्स किरणें आई, यहां पर इसकी परछाई बन गई ब्लैक। अब यदि ये हड्डी यहां से क्रैक होगी, टूटी होगी, तो ये किरणें यहां से निकल जाएंगी। ये पूरा इतना आपको काला काला मिलना चाहिए था, लेकिन वहां बीच में एक चमक दिखी, इसका मतलब वहां से हड्डी क्या है, क्रैक है, टूटी हुई है। ये एक्स किरणों का यूज होता है। एक्स किरणें मतलब एक्स रे, एक्स रे का मतलब जहां भी हड्डी टूटी हो उसकी जांच कर रहे हैं। तो फिर से गामा किरणें तरंगदैर्घ्य स्रोत क्या है, रेडियोएक्टिव नाभिक से, किसने बनाया था, हेनरी बेकरल ने, उपयोग किया है कैंसर का उपचार। ठीक, दूसरी किरणें होती है एक्स किरणें, तरंगदैर्घ्य आपको याद रखना है, कैसे बनती हैं, भारी धातुओं पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करके, किसने बनाया था, रोंटिजन ने, उपयोग किया है जहां भी टूटी हड्डी हो उसकी जांच करने में। तीसरी होती है पराबैंगनी किरणें, ये छठवीं से आप पढ़ते आ रहे हो, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों की को रोकती है ऊपर की ओजोन परत। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती नहीं है, वहां पे किरणें रुक नहीं जाती हैं आके, वहां पर उनका हानिकारक प्रभाव रुक जाता है। ठीक है, वो किरणें वहां से आएंगी, उनमें जो हानिकारक प्रभाव है उसको ओजोन परत नष्ट कर देगी, यहाँ पे आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक नहीं रह जाती। तो पराबैंगनी किरणें हम तक आती हैं लेकिन सुरक्षित होकर आती हैं। उसका तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है, इससे ज्यादा। ये हम प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाता है, ये आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और उत्तेजित होने के द्वारा वो कुछ किरणों को बाहर निकालता है, उन किरणों का नाम होता है पराबैंगनी किरणें। सबसे पहले किसने बनाया था, WC रिटर ने, और इसका उपयोग क्योंकि ये हानिकारक किरणें होती है, सूर्य से आने वाली किरणों को तो ओजोन परत ने ठीक कर दिया, मतलब उसका प्रभाव रोक दिया, लेकिन जो हम प्रयोगशाला में बना रहे हैं यहाँ कहाँ वो ओजोन परत लगाएंगे, यहाँ तो जो बनेगी बहुत हानिकारक होंगी, बहुत ज्यादा घातक होंगी। ठीक है, ये कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जैसे ही अपनी स्किन पर पड़ती हैं तो अपनी स्किन की सेल्स मरने लगती है, डेड होने लगती है। इसलिए हम जब भी जहां तेज धूप में जाते हैं तो हम काले पड़ जाते हैं। काले पड़ने का मतलब क्या है, अपनी स्किन की जो कोशिकाएं हैं वो डेड हो जाती है, मृत हो जाती है, इसलिए हमारी स्किन का बाहरी भाग काला पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये कीटाणु मतलब कोशिकाओं को मारती है, तो हमें इसका भी अच्छा उपयोग सोच लिया कि अपने कीटाणु अपनी कोशिकाओं को मत मारो, जो कीटाणु है उनकी कोशिकाओं को मारो। तो पराबैंगनी किरणों को हम कहाँ भेज देते हैं, मान लो आपके पास घी है, उस घी में कीटाणु है, तो उस घी में हम पराबैंगनी किरणों को भेज देंगे, जितने कीटाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और अपना शुद्ध घी अपने पास बचा रहेगा। तो इसका एक और उपयोग हो सकता है शुद्ध घी बनाने में, घी को शुद्ध करने में, ठीक है, या दूध को शुद्ध करने में, या पानी को शुद्ध करने में। आपने सुना होगा पानी, RO वाला पानी, ठीक है, उस पर लिखा होता है यूवी किरणों के द्वारा सुरक्षित किया हुआ। यूवी, यूवी का पूरा नाम है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें। तो पानी में जो कीटाणु होते हैं उनमें पराबैंगनी किरणों को भेजा जाता है, उस कीटाणु नष्ट हो जाते हैं पूरे। ठीक है, तो पानी शुद्ध हो जाता है, उसके बाद उसको छान के
हम पीते हैं तो बोलते हैं कि आरओ का पानी ज्यादा शुद्ध होता है, यूवी किरणों से वो शुद्ध किया जाता है, लेकिन उन किरणों का प्रभाव उस पानी के टेस्ट में आ जाता है। कभी आप नॉर्मल पानी पीना और आरओ वाला पानी पीना, दोनों के टेस्ट में अंतर होता है। तो पराबैंगनी किरणें कैसे बनती है प्रयोगशाला में? इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके। ये बहुत हानिकारक होती है, इसलिए हम इनको अपनी बॉडी पर नहीं ला सकते। इनको हम उनकी बॉडी पे भेजेंगे जो हमें नहीं चाहिए, मतलब सूक्ष्म जीव, रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, इनके ऊपर हम पराबैंगनी किरणों को भेज के उनको नष्ट कर सकते हैं। चाहे घी में कीटाणु मारना हो, या दूध में कीटाणु मारना हो, या पानी में कीटाणु मारना हो। सबसे पहले किसने बनाया था? WC रिटर ने। ठीक, इसके बाद चौथी किरण है सबसे महत्वपूर्ण, जिसके कारण हम प्रकाश में देख पाते हैं, वो है दृश्य प्रकाश। तरंग दैर्ध्य 700 और 400 नैनोमीटर, ये हमें सूर्य से ही मिलती है। सबसे पहले इनकी खोज की न्यूटन ने, और उपयोग सबको पता है देखने के लिए। ये 7 रंगों से मिलकर बनता है, बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो ये 4 किरणें जो हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? गामा, एक्स, पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश। इन चारों के आविष्कार, उपयोग आपको पता होना चाहिए। ठीक है।